गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपकी हिंदी पुस्तक के गद्य खंड को पढ़ा रही थी, जिसका पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: भूमि, जन और जन की संस्कृति। मैं आपको पहला अंग भूमि पढ़ा रही थी, उसी के आगे का भाग पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने, समझे, फिर अपनी कॉपी में लिखें। लेखक कहता है, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। लेखक कहता है, लेखक का मानना है कि पृथ्वी से जिस भी वस्तु का संबंध है, चाहे उसके अंदर भूखे गर्भ में हो, चाहे चारों ओर हो, चाहे भूमि के ऊपर वनस्पति लता जो कुछ भी हो, जिस भी वस्तु का संबंध हो, चाहे वह छोटी से छोटी हो अथवा बड़ी से बड़ी हो, उसके कुशल प्रश्न अर्थात उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, पृथ्वी का सर्वांग अध्ययन ही एक विकसित और जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। इसको बोझिल होकर नहीं, वरन आनंद पूर्वक इस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना चाहिए। लेखक कहता है, गांव में जाकर नगरों में ऐसे केंद्र बनाए जाएं, जिससे कि वह प्रत्येक गांव की भूमि और उसके अंदर पाए जाने वाले तत्वों के विषय में जानकारी रखे। उसके नगर के आसपास का वातावरण कैसा है, कैसी उसकी भूमि है, उस पर क्या विकसित किया जा सकता है, ये इसका अध्ययन की शुरुआत होनी चाहिए। उदाहरण देकर लेखक समझाते हैं, उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। लेखक ने दिया उदाहरण देकर प्रस्तुत किया कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले जो बादल हैं, वो प्रत्येक वर्ष आकर समय समय पर एक अमृत जल से हमारी धरती को सिंचित करते हैं। वे कब आते हैं, कब किस समय कौन से क्या उपज हो सकती है, क्या उसका महत्व है, यह भी हमारे अध्ययन के परिधि अर्थात सीमा के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघों से परिवर्धित माने उत्पन्न होने वाले प्रत्येक तृण माने तिनका, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेखक कहता है, उन मेघों से जल से जो भी वनस्पतियां, तृण, लताएं उत्पन्न होती हैं, उसके विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहरी से गहरी जानकारी प्राप्त करना भी हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि वे हमारे राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार से आनंदप्रद हैं, किस प्रकार से लाभदायक हैं। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान कपाट खुलेंगे, लेखक कहता है, इस प्रकार जब हम चारों ओर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, सब तरह का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। तब लेखक कहता है, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जो हम अंधकार में थे और हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि हमें भूमि के विषय में जानकारी नहीं थी। जब छोटे छोटे केंद्र स्थापित होंगे, नगर और शहरों में, गांवों में ऐसे केंद्र खुल जाएंगे जिनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो हमारे जब चारों प्रकार का अध्ययन हमें होगा, सब प्रकार से चारों तरफ से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तो हमारा ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और जो हम सैकड़ों वर्षों से उस शून्य और अंधकार में हमारा जीवन जो भरा हुआ था, जो सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए हमारे जीवन में एक नया उजाला दिखाई देगा और हम अपना विकास कर सकेंगे, क्योंकि मनुष्य के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए हम जहाँ पर रहते हैं
उस क्षेत्र की, उस भूमि की, उसकी महत्व की जानकारी प्राप्त करना हमारा आवश्यक कर्तव्य होता है। बच्चों, आज यहीं तक पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक। कुछ इससे हम प्रश्न पूछेंगे जिसको आपको करना है, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, वो आपको ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मैंने आपको व्याख्या समझा दी है। तीसरा प्रश्न है, जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य क्या है? जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य यह है कि वह पृथ्वी के सांगोपांग जानकारी को प्राप्त करे। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत क्या आने चाहिए? हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आने वाले मेघ जो समय पर आकर अमृत जल से हमारी धरती को सींचते हैं, उससे जो तृण लताएं उत्पन्न होती हैं, वह उसका ज्ञान प्राप्त करना, वह हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। अंतिम प्रश्न है, जब हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? उत्तर है, जब हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब हमें एक नया उजाला दिखाई देगा, जिससे हम अपना और अपने राष्ट्र का विकास कर सकेंगे। धन्यवाद। आज यहीं तक पढ़ा रहे हैं, कल हम आगे पढ़ाएंगे। बच्चों, ये आप अपने कॉपी में करते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जब विद्यालय खुलेगा तो आपको फिर से एक बार और समझा दिया जाएगा। थैंक यू।